हेलो बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन में दे रखा है द एरिया इंक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड कर्व सी गिवन बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस x प्लस a अपॉन y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो वेयर y1 इज इक्वल टू जीरो इज 4 पाई। है ना, जो एरिया है वो 4 पाई दे रखा है। लेट p and q be the point of intersection of the curve and y axis if the normal at P and Q on the curve C intersect x-axis at point R and S respectively, then the length of the line segment RS। तो बेसिकली आपको RS की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि एक एरिया है इंक्लोज्ड बाय कर्व सी। ठीक है, कर्व सी से एरिया इंक्लोज्ड है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन से ये दे रखा है। तो जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को ये सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद एक कर्व आएगा। ठीक है, तो उसका एरिया हमको 4 पाई दे रखा है। तो जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कोई इक्वेशन आएगी, तो वो इक्वेशन से हमें पता लगाना पड़ेगा कि वो कर्व कौन सा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है पी एंड क्यू विद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड द वाई एक्सिस। कोई पॉइंट पी एंड क्यू है जो कि कर्व को भी कट कर रहे हैं और वाई एक्सिस को भी कट कर रहे हैं। लेट पी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व सी एंड वाई एक्सिस। तो इसका मतलब है जो पॉइंट पी और क्यू है वो वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे इसका मतलब क्या होगा, एक्स यहाँ पे जीरो होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक पॉइंट दोनों का मिल गया, दैट इज एक्स एक्स कोऑर्डिनेट जो है दोनों का जीरो होगा। इफ द नॉर्मल्स एट पी एंड क्यू ऑन द कर्व सी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, अगर आप नॉर्मल पी एंड क्यू पे बनाते हो तो जो कर्व सी पे वो किस पे इंटरसेक्ट करेगा, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा। तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा तो पॉइंट आर और एस के जो वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे वो जीरो होंगे। ठीक है, अगर एक्स इंटरसेक्ट पे, अगर जो है एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आर आर और एस की हमको बेसिकली लेंथ फाइंड करनी, तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला से हम फाइंड कर देंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन उसके लिए आपको x2 और y x2 x1 y2 y1 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली y कोऑर्डिनेट जब जीरो होगा तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ x1 और x2 हमको निकालना रहेगा r और s का। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या रहेगा, इस हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें। तो dy by dx इज प्लस x प्लस a अपॉन y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy by dx इज इक्वल टू माइनस x प्लस a अपॉन y माइनस टू, ये लिख सकते हैं। उसके बाद जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या लिख सकते हो, y माइनस टू डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए डी एक्स। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट हो जाएगा ये। जब इंटीग्रेट होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, y माइनस टू डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए डी एक्स। अब दोनों तरफ इनको देखिए इंटीग्रेट कर देंगे। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई टू माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ए एक्स। ठीक है, प्लस सी। ठीक है, ए एक्स प्लस सी आ जाएगा। तो अब हमको यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या कैसे निकल के आएगी, देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि जो y1 है ना, y1 है वो क्या है, जीरो है। मतलब x पे अगर आप 1 रखोगे तो y कैसा आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे और वहां से हम c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो देखिए LHS तो y है पूरा, तो ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पे क्या बचेगा, माइनस 1/2 प्लस ए प्लस सी। तो यहां से जो c की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1/2 प्लस ए। ठीक है, अब ये जो c हमने निकाला है, ये जो c निकाला है, ये हम c यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जब आप c पुट करोगे तो आपके पास देखो इक्वेशन क्या बचेगी, वाई स्क्वायर बाई टू माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू ए एक्स प्लस 1/2 प्लस ए। ठीक है, फिर जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, जब आप देखो दोनों तरफ से टू आपने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस टू ए प्लस वन। ठीक है, फिर इसको हमने और थोड़ा सा जनरलाइज करके लिख लिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू ए एक्स माइनस फोर वाई माइनस टू ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो देखो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। तो ये कुछ इसकी तरह नहीं लग रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस तरह नहीं लग रही, ये क्या होती है, ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो इसका मतलब है जो हमने ये इक्वेशन निकाली है ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। और इसका सेंटर क्या होता है, जो सेंटर होता है वो क्या होता है, माइनस जी और माइनस एफ। तो यहां से सेंटर देखिए क्या आ जाएगा ऊपर वाली इक्वेशन से, -a, 2। और जो रेडियस हम फाइंड करते हैं, रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, g² प्लस f² माइनस सी। देखिए हमें पहले ए की वैल्यू फाइंड करनी है कि जिसमें हम ये पूरी सर्किल की इक्वेशन एक जनरलाइज फॉर्म में लिख पाए, क्योंकि जब हम इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड कर लेंगे तो यही जो इक्वेशन है ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो वाई एक्सिस को जब इंटरसेक्ट कर रही है तो यहां से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक्स को 0 कर देंगे। तो जब एक्स को 0 कर देंगे तो वहां से हम वाई कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं पी एन क्यू के। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से रेडियस फाइंड करते हैं। तो रेडियस देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, √a² प्लस 4 प्लस 2a+1। ठीक है, तो r यहां से देखो क्या हो जाएगा, देखो a² प्लस 2a+1, तो ये हो जाएगा a+1 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया। ठीक है, और जो क्वेश्चन में दे रखा था कि जो एरिया ऑफ कर्व है वो 4 पाई है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² इज इक्वल टू 4 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, r की वैल्यू क्या आ गई, √4 आ गई। तो यहां से हम क्या पुट करेंगे, √4 इज इक्वल टू √a+1 होल स्क्वायर प्लस 4। तो यहां से बचेगा 4 इज इक्वल टू a+1 होल स्क्वायर प्लस 4। ए से ए 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा a इज इक्वल टू -1। अब आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। तो जब आप a की वैल्यू -1 आ गई तो आप a की वैल्यू ये सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस y² -2x -4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे देखो कह रहा है कि जो ये कर्व है वो किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग y एक्सिस। जब y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो x यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, y² -4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये क्वाड्रेटिक बन गई, इसमें हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। तो जब आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दोगे तो देखो y यहाँ से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस √16 -4/2 आ गया। तो यहाँ से जब आप y को सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से y आ जाएगा 2 प्लस माइनस √3 आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया y के कोऑर्डिनेट्स। तो एक आपके पास है 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 दूसरा वाला। तो जो p के कोऑर्डिनेट्स होंगे, p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, 2 माइनस √3, क्योंकि ये क्या कर रहा है, y एक्सिस को कट कर रहा है। और जो q के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, 0, 2 प्लस 3, ये दे रखा है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए आपके पास सेंटर आपको जो दे रखा है, सेंटर कितना दे रखा है, आपने सेंटर फाइंड किया था कितना, -1, सॉरी 1, 2 फाइंड किया था। क्यों, क्योंकि जो सेंटर था पहले -a, 2 था, और वहां से आपने a की वैल्यू क्या निकाली थी, -1 निकाली थी। जब आप इसमें पुट करोगे तो 1, 2 हो जाएगा। और जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 0, 2 माइनस √3, और जो q के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 0, 2 प्लस √3। तो हम यहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, देखो यहाँ पे दे रखा है ना, points of intersection of the curve and the y axis if normal at p and q to the curve intersect x axis at r and s, है ना। पॉइंट आर एस निकालने के लिए हमको पी क्यू से नॉर्मल फाइंड करना पड़ेगा। और नॉर्मल हमेशा क्या होता है, सेंटर से पास करता है। तो सबसे पहले देखिए नॉर्मल, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल एट पी निकालेंगे ना, सेंटर से और पी से नॉर्मल निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो m क्या होता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ से हम यहाँ पुट करेंगे y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस √3 माइनस 2 अपॉन 0, -1 और x -1। जब आप इसको फाइनली सिंप्लीफाई कर दोगे तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y -2 इज इक्वल टू √3 और x -1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल एट q निकालेंगे, और q भी क्या करेगा, सेंटर से पास करेगा। तो उसकी भी सेम इक्वेशन यहाँ से फॉर्मूला वही लगेगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, y-2 इज इक्वल टू 2 प्लस √3 - 1, सॉरी √3 -2 होगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि वो जो सेंटर का दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट है वो 2 है। और यहाँ से बचेगा 0,
1 और यहाँ से बचेगा x माइनस 1। तो जो यहाँ से देखो इक्वेशन बन के आएगी वो क्या बन के आ जाएगी, y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस रूट 3 x माइनस 1। ये क्या आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है, अच्छा अब देखो क्वेश्चन में ये दे रखा था कि जो पॉइंट P एंड Q है, कर्व C है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, x एक्सिस पे कर रहा है एट पॉइंट R एंड S। ठीक है, x एक्सिस पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इक्वेशन 1 में क्या होगा, y की वैल्यू 0 हो जाएगी, और इक्वेशन 2 में भी क्या होगा, y की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा। तो जब ऐसा होगा तो वहां से x के कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे। तो जब आप यहां से x के कोऑर्डिनेट निकालोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू 0। जब हम y को 0 पुट करेंगे तो यहां से देखो x के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, x के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1 माइनस 2 रूट 3, 2 बाई रूट 3 कॉमा 0। तो ये हो गया आपके पास ये x, और ये वाला क्या है बेटा, ये y है। तो ये किसके कोऑर्डिनेट्स निकला है, r के कोऑर्डिनेट्स निकला है फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 से क्या करेंगे हम, s के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो s के कोऑर्डिनेट्स सिमिलरली क्या हो जाएंगे, यहाँ पे y को 0 रखने पे 2 बाई रूट 3 प्लस 1 कॉमा 0। ठीक है, अब अगेन वही डिस्टेंस फार्मूला में हम पुट कर दें। जब आप डिस्टेंस फार्मूला में पुट करोगे तो देखो y वाला कोऑर्डिनेट तो 0 है, सिर्फ हमें x वाले से मतलब है। तो x वाले से मतलब है तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 बाई रूट 3 माइनस 1 माइनस 2 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर। फिर जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, जब इसको आप फाइनली सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से देखिए आपका आंसर आ जाएगा, आर एस की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4/√3 आ जाएगी। ठीक है, तो 4/√3 देखेंगे तो 4/√3 देखिए आंसर में नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे रैशनलाइज करके √3/√3 से। जब आप ऐसा करोगे तो यहाँ से आर एस क्या आ जाएगा, 4√3/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4√3/3 आ जाएगा। इसका मतलब है जो आपका आंसर है वो क्या है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, दैट इज 4√3/3।